म्यूट कर। मिस आपकी आवाज कट रही है। Assalamu alaikum everyone, this is Iswa Dedi. I have done my master's in biotechnology from Karachi University. I recently joined Hamdard University as a lecturer. Today I am going to teach you cell biology in this semester. Before going to start, let's have a look at course outline of cell biology. कोर्स आउटलाइन में सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी, फिर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स, cellular respiration, interaction between cells and their environment, mechanism of photosynthesis, cell cycle and cytoskeleton. ये तो हमारे पास कोर्स आउटलाइन थी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कोर्स में। सबसे पहले हमारे जी बोले। यहाँ पर जो है ना 3 स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के हैं, तो हमें इसके बेसिक्स भी नहीं पता। ये तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये तो कोर्स आउटलाइन है। मतलब बेसिक टर्म्स हैं उनके भी, मतलब उनको भी इलैबोरेट करती रहिएगा। जी जी बिल्कुल। ओके, व्हाट इज सेल बायोलॉजी? Cell biology is the study of the cell structure and function, and it revolves around the concept that the cell is the fundamental unit of life. सेल बायोलॉजी में क्या हम लोग स्टडी करते हैं? सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। सेल का क्या स्ट्रक्चर है और उसमें क्या क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। और ये सेल बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो किस कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मींस सेल लाइफ जो है, सेल के बगैर तस्वुर नहीं किया जा सकता लाइफ का। तो सेल बायोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे? सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल में क्या-क्या स्ट्रक्चर है, उसमें क्या-क्या ऑर्गेनेल्स हैं और उसके उसमें जो ऑर्गेनेल्स है उसका क्या-क्या फंक्शन है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिर ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई इसमें। इसके बाद हम लोग इसमें यहाँ पर भी सेम यही लिखा हुआ है कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वर्ल्ड में, वो सब किससे मिलके बने हैं? सेल से। आइदर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस कि यूनिसेलुलर, यूनि मींस सिंगल सेल और मल्टीसेलुलर मींस कि मल्टीपल सेल से मिलकर जो ऑर्गेनिज्म बने हैं। वो सब किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। सेल के बगैर लाइफ पॉसिबल। अब सबसे पहले हम लोग आगे स्टार्ट करने से पहले सब देखेंगे, सेल हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि सेल कैसे डिस्कवर्ड हुआ था, किसने सेल को डिस्कवर किया था। और सेल की डिस्कवरी के बारे में हम देखते हैं कि the discovery of cell followed from the invention of microscope by Robert Hooke and it's defined by Anton Leeuwenhoek। क्या बताया कि सेल की डिस्कवरी क्या हुई थी? जब सेल की डिस्कवरी माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद सेल की डिस्कवरी पॉसिबल हुई थी। तो माइक्रोस्कोप का और सेल से क्या रिलेशन है कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से सेल का क्या ताल्लुक है? ये माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से सेल का क्या ताल्लुक है? बिकॉज़ सेल जो है बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल इन साइज़ होता है, जो हम अपनी नेकेड आइज़ से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है कि जिससे हम वो सेल को देख सकें। तो सेल की वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की जब इन्वेंशन हुई तो उसमें डिफरेंट चीज़ों को, थिंग्स को ना ऑब्ज़र्व किया गया। उसमें जब तो उसके अंदर
उसी दौरान एक सेल की डिस्कवरी भी हुई। तो सेल की डिस्कवरी कैसे हुई कि रॉबर्ट हुक जो है इन 1665 an English scientist Robert Hooke discovered and coined the term cell. Term cell was derived from a Latin word cellula or cella. इसके मीनिंग लिटिल रूम और चैम्बर। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि एक कॉर्क सेल जो होती है, कॉर्क जो क्या होता है कि वुड के ऊपर जो वुड वुडी प्लांट होते हैं उसके स्टेम के ऊपर एक बार्क होती है, उस बार्क से क्या बनता है, वुड कॉर्क बनता है। कॉर्क क्या होता है कि डेड सेल्स होते हैं प्लांट के। तो वो बहुत सारी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि जार्स के ऊपर जो है ना वो वुडी कैप लगा हुआ होता है। लेबोरेटरी के अंदर जार्स के ऊपर वुडी कैप होता है, उसको उस वुडी कैप को क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। उस कॉर्क के एक स्लाइस को उसने क्या किया कि माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा उस कॉर्क के स्लाइस को, तो कॉर्क क्या है, वो प्लांट सेल, प्लांट है, प्लांट का पार्ट है ना कॉर्क। प्लांट सेल से हम लोगों ने लिया है। प्लांट की जो स्टैम्प होती है उसके ऊपर जो बार्क होती है उसको उसमें से कॉर्क बनती है। तो कॉर्क क्या हुआ, प्लांट सेल का एक पार्ट हो गया। तो जब वो कॉर्क उसमें लिया, कॉर्क का एक स्लाइस उसने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, तो क्या उसने ऑब्जर्व किया कि उसमें एक जो स्लाइस था उसके अंदर ऐसा लगा जैसे कोई एक चैम्बर है या फिर एक लिटिल रूम्स हैं जो एक दूसरे से सेपरेट हैं। अब वो सेपरेट किस तरह से हैं कि वो सेपरेट जो है वो इस तरह से हैं कि जिस प्लांट है, प्लांट के सेल के आउटर लेयर क्या होती है, सेल वॉल। जो सेल वॉल्स के ज़रिए जो एक सेल दूसरे वॉल सेल से सेपरेट हुआ है। तो उसने वो देखा कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत सारे रूम्स हैं जो वॉल्स के वॉल्स के ज़रिए एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं। तो उसने जो लैटिन में वर्ड है सेलुला जिसके मीन्स होते हैं लिटिल रूम्स, तो उसने क्या नाम रख दिया इसका, सेलुला। लेकिन जो फिर आफ्टर मॉडिफिकेशन हुई उसके अंदर तो उसको क्या बोल दिया गया है कि वो सेल है। इसका नाम रख दिया गया सेल। सेल भी क्या होते हैं कि एक लिटिल रूम स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल्स के ज़रिए एक सेल दूसरे सेल से सेपरेट हुआ होता है इन प्लांट्स में। और इन एनिमल सेल्स में क्या होता है कि सेल सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती। तो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए एक सेल दूसरे सेल से क्या होता है, क्या हुआ हुआ होता है, सेपरेट हुआ होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि बहुत सारे रूम्स हैं बने हुए हैं जो वॉल्स के ज़रिए सेपरेट हुए हैं एक दूसरे से। The cork, the cork cell that Hooke observed were actually the cell walls surrounding the empty lumens of dead cells. यही बात है जो मैं बताई है अभी कि जो कॉर्क सेल्स होते हैं उस हुक ने क्या ऑब्जर्व किया कि सेल वॉल्स हैं वो सराउंड एम्प्टी ल्यूमेंस के एक एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी रूम समझे, एम्प्टी रूम्स एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं सेल वॉल्स के ज़रिए। बिकॉज़ वो कॉर्क क्या होती है, डेड सेल्स होते हैं, वो लिविंग सेल्स नहीं होते, तो वो एम्प्टी ल्यूमेंस उसके अंदर होता है, यानी कि एम्प्टी स्पेस है उसके अंदर। उसने ऑब्जर्व इससे पहले जब तक ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, जब तक यही कॉन्सेप्ट था कि सेल्स क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं। बट जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन मज़ीद और मॉडिफाई होती रही, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड मैडम माइक्रोस्कोप। जी, जी। मैडम एक स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, आप उनको एडमिट कर दें। ओके, मेरे पास तो शो नहीं हो रहा। मेरे पास शो नहीं हो रहा। अच्छा, अच्छा। नहीं,
जब तक रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी उससे जब तक तो यही था कि सेल्स जो हैं वो क्या है कि एम्प्टी होते हैं सेल्स, उसके अंदर और कुछ नहीं होता। लेकिन जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन होती है उसमें प्योर डेवलप और माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन उसकी बढ़ती गई और अच्छी माइक्रोस्कोप बनना शुरू हुई। जब तक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनी तो उसमें जब सेल्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को ऑब्जर्व किया गया तो उसमें देखा गया कि सेल्स के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं। सेल्स एम्प्टी नहीं होते, इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं। क्योंकि इन्होंने जो ऑब्जर्व किया था ये डेड सेल्स को ऑब्जर्व किया था, उसके बाद जो लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया गया है तो उसके अंदर देखा गया है कि उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स हैं। उसके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और बहुत सारी ऑर्गेनेल्स यानी राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह उसके अंदर देखी गई। तो फिर उसके ज़रिए फिर क्या हुआ कि जब ये सब स्टडी हुई कि सेल्स में प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स में बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं और एनिमल सेल्स में भी। तो उसके सब ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हुए होते हैं? सेल्स से मिलकर बने होते हैं। जब ये मालूम किया गया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, हर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से मिलकर बना है। तो फिर साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी बनाई। सेल थ्योरी में कौन कौन से साइंटिस्ट इन 1800 two scientists, Sheldon, Shawn, and Virtue, developed cell theory. सेल थ्योरी में क्या है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। हर ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना है? एक या मल्टीपल मोर सेल से मिलकर बना है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर ही बना है। सेल के बगैर कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या है कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसका क्या मतलब हुआ कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि जैसे कोई बिल्डिंग है, उसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? उसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हमारे पास होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स, जी सही। बिल्डिंग ब्लॉक से जो ब्लॉक्स होते हैं उससे मिलकर क्या बनती है? बिल्डिंग। इसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल्स से मिलकर ही बनता है। तो सेल का वो ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या हुआ? सेल। ये बात यहाँ पर सेल थ्योरी में क्लियर हुई। फिर थर्ड पॉइंट क्या है इसका कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। इस सेल थ्योरी से पहले एक कॉन्सेप्ट था कि सेल जो है वो स्पॉन्टेनियसली बन जाते हैं, अचानक से बन जाते हैं सेल, खुद ब खुद बन जाते हैं। लेकिन जब ये सेल थ्योरी आई उसके इनकी जो रिसर्च थी शेल्डन शॉन की, इन्होंने बताया कि इन्होंने बताया कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिल बनता है। क्या मतलब हुआ इसका कि सेल जो है सेल रिप्रोड्यूस होता है वह सेल डिवीजन होती है, उसके जरिए दूसरे सेल, एक सेल से दूसरे सेल्स बनते हैं, यानी पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हुई कि सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर ही बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होते हैं उसकी जो डिवीजन होती है उसके जरिए ही नए सेल्स बनते हैं, अराइज होते हैं। यहाँ तक ये बात क्लियर हुई कि 3 पॉइंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यहाँ पर जो तमाम ऑर्गेनिज्म है वो किससे कंपोज होते हैं? सेल के जरिए। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। और सेल किससे बनता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। मैम एक दफे दोबारा बता देंगी आप? सेल थ्योरी शॉर्ट। नो मैम, जो अभी आप पढ़ाए मैं अभी ज्वाइन किए।
हमने अभी तक ये पढ़ा है कि सेल बायोलॉजी क्या होती है। सेल बायोलॉजी हम लोग क्या करते हैं कि सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं। और सेल बायोलॉजी में पूरा एक कॉन्सेप्ट के रिवॉल्व अराउंड करती है कि सेल बायोलॉजी में सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके ऊपर सेल बायोलॉजी की स्टडी होती है। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर हमने जिस सेल की डिस्कवरी के बारे में देखा कि सेल कैसे डिस्कवर्ड हुआ था। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद सेल की डिस्कवरी पॉसिबल हुई थी, क्योंकि सेल बहुत स्मॉल पार्टिकल है। तो सेल फिर हम रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और उसमें देखा कि एक लिटिल चैम्बर्स उसको नज़र आए, यानी एक रूम्स नज़र आए। तो उसने देखा कि एक लिटिल रूम्स है और लैटिन वर्ड उसने उसके लिए यूज़ किया सेलुला, जिसके मीन होता है लिटिल रूम। तो फिर उसने आफ्टर सम टाइम उस सेलुला को सेल कन्वर्ट कर दिया कि सेल है, सेल का नाम दे दिया गया लिटिल रूम्स को। और क्या था? कॉर्क था प्लांट का पार्ट। तो जो प्लांट के सेल होते हैं, वो किस प्लांट की सेल की आउटर सरफेस क्या होती है? सेल वॉल। तो सेल वॉल जो उसने ऑब्जर्व किया था कि सेल वॉल्स के ज़रिए एक सेल दूसरे सेल से सेपरेट हुआ। फिर हमने अभी तो हम सिर्फ सेल थ्योरी के ऊपर आएंगे। सेल थ्योरी क्या है? कि सेल थ्योरी में क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ वन और मोर सेल। सब हर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वर्ल्ड के अंदर, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, वो किससे मिलकर बने हैं? एक सेल से। एक सेल सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीपल सेल्स से मिलकर ऑर्गेनिज्म बने। फिर उसके बाद था कि सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, मीन्स के सेल के बगैर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। सेल्स होगा, सेल्स है, फिर सेल टू सेल के बाद हमें टिश्यूज सेल्स मिलते हैं। तो फिर क्या बनता है? डिफरेंट सेल्स मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यूज मिलते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है? एक ऑर्गन बनता है, कोई भी ऑर्गन बॉडी में। फिर जो ऑर्गन्स है, वो जब ऑर्गन एक बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम को हम लोग से मिलकर क्या बोलते हैं? उसको हम ऑर्गेनिज्म। जी सही। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो पूरी साइकिल है, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या था? सेल था, तो फिर टिश्यू बने थे, फिर ऑर्गन बने थे, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। अगर सेल ही नहीं होता तो फिर ना टिश्यू बनते, ना ऑर्गन सिस्टम एंड ना ऑर्गेनिज्म। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और फिर थर्ड पॉइंट क्या है? कि सेल जो है वो किससे मिलके सेल कहाँ कैसे बनते हैं? सेल जो बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। जो पहले के सेल हैं उससे उनकी सेल डिवीजन होती है, तो फिर हमारे पास न्यू सेल बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स हम लोग स्टडी करें अगर, तो फिर इसमें सबसे पहले क्या है कि लाइफ इज द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल। लाइफ क्या है? सेल की बेसिक प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या आती है हमारे पास? लाइफ। क्योंकि सेल्स क्या है? लिविंग है, तो फिर लाइफ हमेशा लिव होते हैं। सेल्स क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। तो सब इसमें क्या हुआ कि लाइफ इज द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स। सेल्स कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इन कल्चर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स। जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि सेल्स को हम लोग जो है वो इन विट्रो कल्चर भी कर सकते हैं। अब इन विट्रो कल्चर क्या होगा? क्या आप ये तो बिल्कुल आप लोग लिए न्यू वर्ड हो गया कि इन विट्रो कल्चर, किसी को पता है? लेबोरेटरी मिस। प्रिपरेशन। हाँ, लेबोरेटरी। सही है। लेबोरेटरी में जब हम लोग सेल को कल्चर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो कल्चर। तो हमने मिस सेल, किस तरह सेल हाँ को बता, कल्चर मतलब? ये अभी यहाँ पर इतना टॉपिक है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे कि सेल है, उसको सेल्स को हम किसी सेल को हमने कल्चर करना है लेबोरेटरी के अंदर। तो सेल लिया हमने,
फिर हम लोग लेबोरेटरी में यानी एक पेट्री डिश यानी एक समझे कि एक प्लेट है, उसके अंदर हमने उस सेल को रखा और उसको हमने क्या प्रोवाइड किया, न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम क्या होता है कि सेल जो है, सेल की ग्रोथ में जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसको हम लोग जो बॉडी में तो प्रोवाइड हो रहे होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, लेकिन आर्टिफिशियली हम लोग उसको क्या करते हैं कि हमें पता है कि हमें ये सेल है, इसको ग्रो करने के लिए कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। तो हम लोग वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, वो आर्टिफिशियली उस प्लेट के अंदर ऐड कर देते हैं। उसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको उस प्लेट के अंदर ऐड कर दिया और सेल कर दिए और उसको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करी जो उसकी ग्रोथ में हेल्प करे। तो वो क्या हो जाएगा कि वो लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली सेल क्या करना शुरू कर देंगे, ग्रो करना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए बेसिक बात क्या होगी कि अगर सेल अगर लिविंग है, मतलब लाइव सेल है, लिव सेल है, तो फिर उसके अंदर वो ज़रूरी है। अगर डेड सेल होगा तो वो ग्रो नहीं कर सकेगा। लिविंग सेल बस ये हम तो लोग छोटे वैसे लेवल पे इसका करते हैं ना। मतलब इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये क्यों किया जा रहा है? हाँ, ये बता रही हूँ, एग्जाम्पल भी तो है। तो फिर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको रिप्रोड्यूस कर दिया। अब उसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी हुई है कि हीलर सेल्स आर कल्चर्ड ट्यूमर सेल आइसोलेटेड फ्रॉम अ कैंसर पेशेंट Henrietta Lacks by George Gay in 1951। 1951 में क्या हुआ कि एक लेडी थी जिनको सर्वाइकल कैंसर हुआ। तो फिर उस सबसे पहले उन लेडी के सेल्स को लेकर कल्चर किया गया लेबोरेटरी के अंदर। उससे पहले कोई सेल्स कल्चर नहीं किया गया था। सबसे पहले 1951 में एक लेडी थी जिनको कैंसर था, सर्वाइकल कैंसर। उनके सेल्स को लेकर लेबोरेटरी के अंदर स्टडी किया गया। अब वो स्टडी क्यों किया गया और क्यों यस, किया गया? जी, उनके जी। कैंसर वाले सेल्स को लेके स्टडी किया गया या हेल्दी सेल्स को? नहीं, 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 ट्यूमर सेल्स जो थे, ट्यूमर सेल्स को बॉडी में से आइसोलेट किया। ठीक है। उसको फिर हम लोगों ने क्या किया कि उसको कल्चर किया लेबोरेटरी में। अब वो लेबोरेटरी में कल्चर क्यों किया गया है, ताकि हम लोगों को स्टडी करने में आसानी हो, रिसर्च करने में कि जो ट्यूमर सेल्स होता है और नॉर्मल सेल्स जो है उसके अंदर क्या-क्या चेंजेस होती हैं, आ रही होती हैं सेल्स में। कि एक ट्यूमर सेल है और एक हेल्दी सेल है, उसमें क्या चेंजेस हैं, उसके ज़रिए न पता लगाया जा सकता है कि इस बंदे को ट्यूमर है या नहीं है। मतलब अब ये सेल्स जो हैं वो ये जो कल्चर्ड सेल्स हैं, ये कल्चर्ड सेल्स आर एन एसेंशियल टूल फॉर सेल बायोलॉजिस्ट। सेल बायोलॉजिस्ट के लिए कल्चर सेल जो है बहुत ज़रूरी, बहुत एसेंशियल टूल है कि इसके ज़रिए वो मालूम कर सकता है कि जो पेशेंट है उसको कौन सा बीमारी है, मतलब डिजीज़ है। अगर ट्यूमर के हम लोग टेस्ट करना चाह रहे हैं तो ट्यूमर सेल्स जैसे ये कल्चर्ड सेल्स हैं, इनको लेके और जो पेशेंट है उसके सेल्स को लेके अगर हम कंपैरिजन करें, अगर वो उस सेल्स के उसके अंदर वही सेल्स उस चेंजेस आ रही होंगी जो उस सेल्स के अंदर है जो ट्यूमर सेल है, तो उसका मतलब है कि उस बंदे को क्या है, ट्यूमर है। तो इसके ज़रिए बहुत सारी स्टडी में कल्चर सेल्स जो है वो काम आते हैं। बहुत सारे कल्चर मैम सेल मलेरिया में भी तो आता है। जी, बहुत सारी बीमारियों में तो हम लेबोरेटरी में चेक कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे सेल्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड। सेल्स क्या होते हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं और ऑर्गेनाइज होते हैं। मीन्स कि सेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर। सेल्स क्या है, बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं और उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होती हैं जिसका डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो उसका जो फंक्शन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, सारी जो चीज़ें हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए बोलते हैं सेल्स को हाईली कॉम्प्लेक्स या ऑर्गेनाइज। अब इसमें देखेंगे सेलुलर प्रोसेसेस आर हाईली रेगुलेटेड। Cells from different species share similar structure, composition, and metabolic features that have been conserved throughout evolution. Different जो मिस, हाँ यहाँ जो लिखा हुआ है हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड,
तो इसका क्या मतलब है? हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज क्या मतलब ये होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मीन्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को नहीं पता ये सब प्रोकैरियोट यूकैरियोट वगैरह। ये मैं आगे बता रही हूँ थोड़ा। अच्छा चलें अभी, चलो अभी ये वाला पॉइंट ना उसके बाद डिस्कस कर लेंगे जब यूकैरियोट प्रोकैरियोट पढ़ लेंगे। अभी थोड़ी आगे है slide। ये भी यहाँ पर स्किप कर लेते हैं। Cell possesses a genetic program and the means to use it. इसका मतलब क्या है कि cell gene encodes information to build each cells and the organism. Gene encode information for cellular reproduction, activity and structure. जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है सेल्स के अंदर, सेल्स के डीएनए में, तो वो किस लिए काम करती है कि हाँ क्रोमोसोम होती है। क्रोमोसोम जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जीन्स होती हैं। वो जीन्स क्या होती है, डिफरेंट फंक्शंस के लिए काम करती हैं। तो फिर उसमें क्या क्या है, इंफॉर्मेशन टू बिल्ड ईच सेल एंड द ऑर्गेनिज्म। जीन इंफॉर्मेशन फॉर सेलुलर रिप्रोडक्शन, जो सेलुलर रिप्रोडक्शन में काम आती है, और एक्टिविटी, सेलुलर जितनी भी सेल की एक्टिविटी होती है उसके अंदर, और जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर। अच्छा नंबर 4 पे हमारे क्या है कि सेल्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ देम सेल्स। मीन्स इस सेल जो है, सेल्स के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो अपटेक से 2 सेल्स बना सकते, डिवाइड कर सकते हैं। डिवीजन, सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी है उसके अंदर, सेल के अंदर। The cell reproduce and each daughter cell receive a complete set of genetic instruction. मीन्स कि सेल जो है वो रिप्रोड्यूस होता है और उसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन हो जाती है, और उसके अंदर जो पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल्स बनती हैं उसके अंदर क्या होता है कि पूरा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है सेल की, वो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। अभी हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते मिस आपकी आवाज बार बार ड्रॉप हो रही है। हैं। यहाँ पर मीटिंग एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। ओ चलो ठीक है, ओके।